हाय एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक ग्रामर की सीरीज़ चला रही हूँ और मेरी इस ग्रामर की सीरीज़ चलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि पेपर में जो ग्रामर वाला पोर्शन आता है इंग्लिश का उसको जो है सॉल्व किया जा सके। इसमें सिर्फ मैं केवल कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ही शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी। इसमें मैं आपको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं दूँगी। तो इसी टॉपिक में आज जो मैं आपको बता रही हूँ उसका जो मेरा मेन टॉपिक है आज वो है ग्रामर, जनरल रूल ऑफ ग्रामर्स, फाइंडिंग एरर्स। तो एरर्स फाइंड करने के लिए जो है ये जनरल रूल ऑफ ग्रामर्स को आपको देखना पड़ेगा। पहला वाला जो रूल है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। देखिए, जो फर्स्ट रूल है मेरा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। सबसे पहले आप देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, फिर वर्ब आती है और ये फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती रहती हैं, प्रेडिकेट की तरफ भी और सब्जेक्ट की भी तरफ। लेकिन अभी हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, अभी हमने सिर्फ जो समझना है उसको समझते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगी, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगी, ठीक है। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात जो ये है, आपने इस वाले रूल में आपने जो है वर्ब को कंसिडर करना है। इसमें देखिए क्या होगा, ये आप समझ गए यहाँ पे कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगी। मेन जो बात यहाँ पर है वो है हमारी वर्ब के साथ। हमने ग्रामर हमेशा से पढ़ी है और हमने ग्रामर में हमेशा सिंगुलर और प्लूरल बनाना सीखा है। जब हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके साथ एस या ई एस को जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे बॉय को अगर सिंगुलर है, प्लूरल बनाना है तो हम इसको कर देते हैं बॉयज़। अगर गर्ल है तो हम इसको कर देते हैं गर्ल्स, ठीक है। तो ये रूल जो है ये हमने बचपन से पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ को प्लूरल बनाना है तो उसके पीछे आप एस या ई एस को लगा दीजिए। लेकिन वर्ब के साथ ऐसा नहीं है। देखिए वर्ब के साथ क्या है, वर्ब की सिंपल फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं वो प्लूरल होती है, ठीक है। लेकिन जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को लगा देते हैं तो वो सिंगुलर की तरह काम करना शुरू कर देती है, तब वो एक वचन हो जाती है। ये बिल्कुल नाउन का अपोजिट है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपने याद रखना है कि वर्ब की जो सिंपल फॉर्म है जिसको आप हमेशा लिखते हैं वो प्लूरल की तरह यूज़ होती है। लेकिन जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है और वो सिंगुलर की तरह काम करती है। आइए इसको कुछ हम जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे वह जाता है, ही गोज़, ठीक है। अब इसी को चेंज करके लगते हैं, वे जाते हैं, तो ये होगा दे गोज़। केवल इतना ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है, पहले वाले सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है ही, वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की गई है। नीचे वाले में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ की गई है, ठीक है। तो मेरा जो पहला लॉ है एरर फाइंडिंग के लिए वो यही है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ आप एस या ई एस जोड़ेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो आप वर्ब को सिंपल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रामर में
इस रूल के जो है कई अपवाद भी हैं। अपवाद मीन्स कि जो बिल्कुल इस रूल के अगेंस्ट है। तो मैं इसमें जो है इस केस में आपको 2 अपवाद बताना चाह रही हूँ। वो अपवाद देख लीजिए क्या है। ये अपवाद जो है वो हमारी डेयर और नीड, ये इन 2 वर्ब के साथ है। ठीक है, डेयर और नीड को जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में ठीक है, जब आप डेयर और नीड जो 2 ऐसी वर्ब हैं, जब आप उनको अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल, ये तीनों एक ही हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव और सिंपल तीनों एक ही टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का यूज़ नहीं होता है। यानी कि अगर आप जो है पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं या अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो ये जो 2 वर्ब हैं ये जनरल रूल को फॉलो करेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। ठीक है, ये तो इसका जनरल रूल है। जैसे देख लीजिए, एग्जांपल में देख लीजिए क्या होगा। जैसे दे डेयर टू डू इट, ठीक है, और ही डेयर्स टू डू इट। उनकी हिम्मत नहीं है ये करने की, या उसकी हिम्मत नहीं है ये सब करने की। ठीक है, और इसी तरीके से नीड का भी होगा। दे नीड टू गो और शी नीड्स टू गो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, इन्होंने वो जनरल रूल जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी, उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है ये देखिए, अपवाद किस चीज़ पे है ये देख लीजिए। अगर ये डेयर और नीड, अगर ये जो 2 हमारे पास वर्ब है डेयर और नीड, अगर इनके साथ नॉट लगा होगा तो, यानी कि अगर ये नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो, अगर ये जो वर्ब है इनके साथ नॉट, नीड और डेयर नॉट यूज़ होगा तो फिर इसमें क्या होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये जो है वर्ब जो है वो एज इट इज़ ही वो उतरेगी। ठीक है, इसमें आपको एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दे डेयर नॉट टू अपोज, उनकी हिम्मत नहीं है विरोध करने की या उन्होंने। ठीक है, उसी तरीके से इसमें आ जाएगा ही डेयर नॉट टू अपोज, उसकी हिम्मत नहीं है विरोध करने की। इसी तरीके से इसके साथ देख लीजिए नीड, दे नीड नॉट टू गो, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। शी नीड नॉट टू गो। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पे डेयर नॉट और यहाँ पे नीड नॉट, नीड के साथ नॉट और डेयर के साथ नॉट का यूज़ हुआ है, इसलिए चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपका जो है ये जो है सेंटेंस जो है, इसमें चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, वर्ब आपकी जो नीड और डेयर है वो अपने सिंपल फॉर्म में ही यूज़ होंगी। इस बात को आप जो है एरर की उससे याद रखेंगे। ठीक है, ये इसमें पहला एक्सेप्शन केस है पहले वाले लॉ में। और इसमें दूसरा एक्सेप्शन केस देखिए क्या है। यदि आप कोई कोरी कल्पना करते हैं या कोई ऐसी अभिलाषा करते हैं जो असंभव हो, या आप कोई ऐसी इच्छा करते हैं जो हो ही नहीं सकता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वर्ब आपकी जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगी। ठीक है, किस कंडीशन में, अगर आप कोई विश, कोई डिज़ायर, कोई कंडीशन
ऐसी करते हैं जो कि पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप कोई कोरी कल्पना, असंभव आशा या शर्त करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर, आपकी वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगी। आइए इसको जो है हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए कैसे होगा। हम कहते हैं ना, काश मैं चिड़िया होती तो मैं आसमान में ऊंचा उड़ती, ठीक है, या काश मैं एक प्रोफेसर होती। तो जिस सेंटेंस में काश लगता है उसमें क्या होगा कि आपने सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। आपने वर्ब जो है वो इसमें जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करनी है। और इसमें जो मेनली वर्ब आती है वो वर्ब होती है। देखिए कैसे, काश मैं चिड़िया होती, तो आसमान में उड़ती। ठीक है, इफ, ये है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, अगर मैं चिड़िया होती तो आसमान में, यहाँ पे क्या वर्ड आपके कि कोरी कल्पना है कि अगर मैं चिड़िया होती, तो जहाँ पर ये चीज़ें होंगी वहाँ पे हमेशा वर, एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, क्या यहाँ पर सिर्फ आपका वर का ही यूज़ होगा और यहाँ पर वुड का यूज़ होगा। ये आपका एरर फाइंडिंग में सबसे ज़्यादा आता है, तो इसलिए इसको आपने ज़रूर देखना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। काश मैं एक राजकुमारी होती। इफ आई वर अ प्रिंसेस। ठीक है, इफ आई वर अ प्रिंसेस। इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे हमारा बॉस हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ही बिहेव्ड as if he were our boss। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई ये सब सारी कल्पनाएं, कोरी कल्पनाएं हैं, तो इसमें आपने हमेशा ये आपका एरर फाइंडिंग की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने यही देखना है कि अगर काश वर्ड का यूज़ हो रहा है हिंदी में, तो आपने आई के साथ, यू के साथ, ही के साथ, सबके साथ आपका वर्ब का यूज़ ही होगा, यानी कि वर्ब जो है वो आपकी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगी। फिर एक और देख लीजिए, काश मैं राजा होता, या मैं की जगह आप इसमें तुम लगा लीजिए। काश तुम राजा होते तो मैं मौज करता। ठीक है, देखिए, if you were the king I would enjoy।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे आई वुड इंजॉय आएगा केवल। ठीक है, तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन है जिनमें आपको काश लगता है कि इसमें काश आ रहा है, तो फिर आपने उसमें जो है वर्ब को जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना है। तो ये जो है ये ग्रामर का जो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ये दोनों केस उसके एक्सेप्शन थे, उसके बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। तो ये जो है आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर जो है वो ध्यान रखना है एरर फाइंडिंग के समय। आज से जो है मैं आपको ग्रामर के रूल के साथ साथ कभी ईडियम फ्रेजेस, कभी एंटोनियम, सिनोनियम, ये चीज़ भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आज जो है मैं आपके साथ जो है कुछ ईडियम्स को शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा सबसे पहला जो है जो ईडियम है वो है टू बी अ स्टोन थ्रो। टू बी अ स्टोन थ्रो। ठीक है, टू बी अ स्टोन थ्रो यानी कि आपने पत्थर देखा होगा, जब आप पत्थर मारते हैं तो वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पास में होना, वेरी क्लोज। ठीक है, सेकंड मेरा जो फ्रेजेस है वो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय फिट एंड स्टार्ट्स। ठीक है, इसका फिट्स का और स्टार्ट यानी रुकना और चलना, यानी कि इरेगुलर। यहाँ इसका मतलब होता है इरेगुलरली, जिस चीज़ का जो कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, इसको जो है आप वो करते हैं, इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, फिर है आपका इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब ये है कि सीक्रेट जानना, किसी के सीक्रेट्स को जानना, टू नो द सीक्रेट्स। ठीक है, और जो सबसे लास्ट का मेरा आज है वो बहुत कॉमन है, आपने भी कई बार सुना होगा, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जाना, किसी भी चीज़ की कमियां और खामियाबों को जाना होता है। आई नो प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ माई स्टडी। तो यानी कि आप जो है इसका मतलब होगा कि टू नो द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, किसी भी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानना। तो देख लीजिए आज का जो ये थे आपके इडियम्स थे, इसमें ये बड़े इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं और काफ़ी कॉमन इडियम्स हैं। टू बी अ स्टोन थ्रो, टू बी अ स्टोन थ्रो का मतलब अगर आप पत्थर को ऐसे मारते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इसका मतलब होगा वेरी क्लोज। द हॉस्पिटल इज़ अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर से बहुत पास है, हॉस्पिटल जो है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास है। सेकेंड है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि इरेगुलरली। इरेगुलरली यानी कि दे वर्क विद फिट एंड स्टार्ट, वो अपने काम को जो है रेगुलर नहीं करते हैं, उनका काम काफ़ी इरेगुलर है। इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट है, इसका मतलब है आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ माई फ्रेंड्स लाइफ। मैं अपने दोस्त की लाइफ के सभी सीक्रेट्स को जानता हूँ। लास्ट वाला है मेरा प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब है कि किसी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना। आई नो द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ माई स्टडी। मैं अपने पढ़ाई के प्रॉस एंड कॉन्स यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को ही जानता हूँ। आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।